सुप्रभात बच्चों। बनारस कविता का एक वीडियो आपको व्याख्या के रूप में भेजा गया है। उस वीडियो को आपने देख लिया होगा और आशा करता हूँ कि उस वीडियो में जिन काव्यांश को कवर किया गया है उन सब की आपने संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या लिखी होगी, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण 8 नंबर का प्रश्न आता है। तो अब उसके बाद हम अगले अंश पे जाते हैं, अगले काव्यांश पे जाते हैं। तो अगला काव्यांश यहाँ से है, यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है, और कुछ भी कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। तो आपने पिछले काव्यांश में पढ़ा था कि शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। तो ये धीरे धीरे होना किस चीज़ का सूचक है? धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। ये धीरे धीरे होना हर घटना का, चाहे धीरे धीरे धूल का उड़ना हो, चाहे धीरे धीरे लोगों का चलना हो, चाहे धीरे धीरे घंटों का बजना हो, चाहे धीरे धीरे शाम का आना हो, ये जो धीरे धीरे है, तो इसमें कवि कहता है कि हर काम धीरे धीरे से होता है। इससे क्या होता है, शहर सबको आपस में दृढ़ता से बांधे हुए है, क्योंकि जहाँ गति होती है वहाँ बिखराव हो जाता है, और जहाँ गति नहीं होती वहाँ स्थायित्व मिलता है। तो ये धीरे धीरे होना ही पूरे शहर को आपस में दृढ़ता से बांधे हुए है। ये शहर के ऐतिहासिक महत्व को भी प्रकट करता है। तो धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं, क्योंकि सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, इसलिए बिखराव नहीं होता। लोग भी आपस में जुड़े हुए हैं, संस्कार आपस में जुड़े हुए हैं, और दो धर्म हैं, हिंदू और मुसलमान, वो भी आपस में मिलजुल के रहते हैं। कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि सामूहिक जो एक रूपता है, धीरे धीरे घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, विभिन्न गतिविधियों को सामूहिक लय से समूचे शहर को दृढ़ता से बांधे रखती हैं। बनारस की इसी सामूहिक एक रस्ता के कारण ही संपूर्ण शहर सुव्यवस्थित रहता है। सभी वस्तुएं अपनी स्वाभाविक पूर्व स्थिति में ही रहती हैं, यानी कि उनकी जो इनिशियल स्टेज है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, हर चीज़ अपनी जगह रखी हुई है। अनवरत रूप से गतिशील ये शहर है, लेकिन फिर भी गंगा वहीं है, यानी शहर विकास कर रहा है लेकिन गंगा की लोकेशन चेंज नहीं हुई। गंगा में जो नाव हैं वो गंगा में लंगर डाले वहीं पर हैं, और प्रसिद्ध कवि तुलसीदास की खड़ाऊ भी यथास्थान उसी जगह विद्यमान है जहाँ वो बहुत पुराने समय रखी गई थी, सैकड़ों साल पहले रखी गई थी। यानी कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तुलसीदास जी की खड़ाऊ में भी। तो यह शहर गतिशीलता के बीच भी स्थिरता से अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हुआ। कहने का मतलब है कि नव परिवर्तन जो है वो स्वीकार किए हैं शहर ने। शहर में विकास हुआ है, हर तरह का विकास शहर में हुआ है, लेकिन शहर अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ में बंधा हुआ है। आज भी उस शहर की प्राचीन परंपराएं बिखरी नहीं हैं, लोगों में वही संस्कार हैं, और लोगों में अपने सम्मानित व्यक्तियों के लिए सम्मान की भावना है। तो इस एक रास्ता ने पूरे शहर को बांधा हुआ है। आधुनिकता अपनाए ही है सबने। आधुनिकता को अपनाने के बाद भी शहर में अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को इस शहर ने नहीं छोड़ा है। तो उसके पश्चात, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में। अर्थात
सही सांझ, सही सांझ मतलब ढलती हुई शाम। बनारस की शाम का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ढलती शाम में अचानक बनारस में प्रवेश करते ही मंदिरों में गंगा के घाटों पर आरती के आलोक आश्चर्य से भर देते हैं। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में, यानी किसी भी शाम आप आके घुस जाओ इस शहर के अंदर, आपको आरती का आलोक शाम के समय मिलेगा। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में। किस चीज़ को कहता है? आरती के आलोक में शहर को देखने से इसकी बनावट की विलक्षणता दिखाई पड़ती है। आरती के दीपकों की रोशनी में नहाया शहर अपनी संपूर्ण चेतना को प्रदर्शित करता है। दीपक गंगा के जल में प्रतिबिंबित होते हैं तो उनके प्रतिबिंबों से पूरित गंगा के जल को देखकर ऐसा लगता है मानो आधा शहर जल में ही आ गया हो। आधा मंत्र में, आधा फूल में। उसके पश्चात कहता है कवि कि मंदिरों में मंत्रों की प्रतिध्वनियाँ से पूरा शहर गुंजित रहता है, गुंजायमान रहता है, तो ऐसा लगता है मानो आधा शहर ही मंत्र में आके बस गया हो। देवताओं को अर्पित किए गए फूल तथा शवों को सज्जित किए गए फूलों की अधिकता को देखकर लोगों को ऐसा लगता है मानो आधा शहर ही फूलों में विभक्त हो गया हो, बट गया हो। तो शाम के समय इस तरह शवों को जलाए जाने के कारण या उनको घाटों तक ले जाए जाने के कारण जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, उनका बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है इस काव्यांश में कवि ने। आगे आते हैं बच्चों। आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो शहर है शाम के समय भी शवों को जलाए जाने के कारण या उनको घाट तक ले जाते हुए उनको दिखाई पड़ने के कारण आधा शहर शवों से भरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे शव यहाँ पे इसलिए उनका संस्कार किया जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ संस्कार यदि हो जाए तो सीधा मोक्ष मिलता है। शाम के समय कहीं थके मांदे लोग सोने की तैयारी में लगे होते हैं या सो जाते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इस शहर का आधा भाग नींद में है, आधा भाग नींद में है, आधा शंख में है। यानी मंदिरों या घरों में शाम के समय जो प्रतिध्वनित शंखों की ध्वनि है उनको सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आधा शहर बस गया हो शंखों की ध्वनियों में और शंखों की ध्वनियों से पवित्र हो गया हो। तो बनारस शहर के लोगों की भौतिकता और आध्यात्मिकता का एक सुंदर कॉम्बिनेशन दिखाया गया है इस कविता में, जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि यह शहर अपनी दो भिन्न एवं विपरीत प्रवृत्तियों के फलस्वरूप आधा है या आधा नहीं भी है। यानी एक तरफ आधा है तो दूसरी तरफ आधा नहीं है, भौतिकता में आधा है तो आध्यात्मिकता में आधा नहीं है। ध्यान से देखने पर यह शहर आधा कार्यरत रहता है और आधा दुनिया में मस्त रहता है। यानी भौतिकता है और कार्यशैली को भी लोग अपनी अपनाते हैं और कार्य करते हैं। तो इस कविता का बच्चों आज इतना ही अंश है। इसका एक पार्ट और आपको व्याख्या के रूप में मिलेगा, तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें और सारे काव्यांश का प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या तो लिखते ही रहें। यह बात मुझे दोहरानी ना पड़े बार बार। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।